साझेदार के पूंजी खाते। साझेदार के पूंजी खाते दो प्रकार के होते हैं, स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि। स्थिर साझेदार के पूंजी खाते में, स्थिर पूंजी विधि में दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं, एक साझेदार का पूंजी खाता, दूसरा साझेदार का करंट अकाउंट। साझेदार स्थिर विधि में हमेशा क्या होता है, पूंजी हमेशा स्थिर रहती है, इसलिए इसका नाम स्थिर विधि रखा है। क्योंकि साझेदार का पूंजी खाता और चालू खाता दो बनते हैं, और पूंजी खाते हमेशा स्थिर पूंजी आती है। जो वर्ष के प्रारंभ में पूंजी है या एडिशनल कैपिटल लगाई गई है वो पूंजी इसमें आती है। जो प्रारंभ में पूंजी लगाई गई है वो, और उसके बाद एडिशनल कैपिटल जोड़ते हुए पूंजी बढ़ती है, वो पूंजी इसमें आती है। तो चालू खाते में भाई चालू व्यवहार समस्त आते हैं। पूंजी खाते में पार्टनर करंट अकाउंट में वर्ष की प्रारंभ की पूंजी, एडिशनल कैपिटल क्रेडिट पक्ष में, और डेबिट पक्ष में पार्टनर द्वारा जो निकाल गई पूंजी आती है, और इसका शेष रहता है हमेशा क्रेडिट रहता है, इसलिए बैलेंस शीट के इसे क्रेडिट पक्ष में ही दिखाया जाएगा। और पार्टनर करंट अकाउंट का शेष डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट ये कैपिटल नहीं है, करंट अकाउंट है। इसका शेष डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। पार्टनर करंट अकाउंट के अंदर जो पार्टनर की पूंजी में वृद्धि हो रही है वो क्रेडिट पक्ष में आएगा। जैसे पार्टनर को पूंजी पर ब्याज मिला, क्रेडिट पक्ष में आएगा, इससे पूंजी बढ़ेगी। पार्टनर को सैलरी मिली, क्रेडिट आएगा। कमीशन मिला, वो भी क्रेडिट में आएगा। और उसके लाभ बिना, वो भी क्रेडिट पक्ष में आएगा। और जो पैसे निकालते हैं, जब पूंजी में कुछ कमी होती है, वो डेबिट पक्ष में आएगा। जब ड्राइंग हुआ, आयन पर ब्याज हुआ, और लाभ व्यापार का लॉस हुआ, ये क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष में आएगा। परिवर्तन से ये तो स्थिर विधि में दो खाते बनते हैं, एक तो हो गया पार्टनर कैपिटल हो गया, दूसरा हो गया पार्टनर करंट अकाउंट। कैपिटल हमेशा स्थिर रहता है और कैपिटल हमेशा स्थिर रहता है, और करंट हमेशा परिवर्तन होता रहता है। इसका शेष डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। परिवर्तनशील विधि में पूंजी खाते सिर्फ एक बनाया जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समस्त व्यवहार इसी में आते हैं। समस्त व्यवहार में इसका शेष क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। एडिशनल पूंजी लगाई क्रेडिट पक्ष में, पूंजी पर ब्याज क्रेडिट पक्ष में, सैलरी क्रेडिट पक्ष में, कमीशन क्रेडिट पक्ष में, और लाभ हुआ तो वो भी क्रेडिट पक्ष में आएगा। और पैसे निकाल दिया, ड्राइंग किया या पैसे निकाल दिया, तो वो डेबिट में आएगा। जैसे पूंजी कमी होती है, आयन पे ब्याज भी होगा, डेबिट पक्ष में आएगा। और व्यापार में लॉस होगा, वो भी डेबिट पक्ष में आएगा। स्थिर विधि और परिवर्तनशील विधि में अंतर। पहले खातों के प्रकार से। स्थिर विधि में दो खाते बनते हैं, एक तो पूंजी खाता, एक चालू खाता। ये परिवर्तनशील विधि में एक ही खाता बनता है, पार्टनर कैपिटल। पूंजी खातों का शेष स्थिर विधि में हमेशा पूंजी खाते का शेष निकालने में कठिनाई होती है। वास्तविक उसकी पूंजी कैसी होती है, तो दो खाते बनते हैं, दोनों खातों का मिलान करने पर ही दो खाते बनते हैं, और दोनों खातों का मिलान करें तभी शेष निकलता है। जबकि परिवर्तनशील विधि में एक ही खाता होता है, जिसका वो शेष होता है, वही पूंजी खाते का शेष कहलाता है। तीसरा, पूंजी खाते का शेष हमेशा स्थिर विधि में हमेशा पूंजी खाते का शेष क्रेडिट रहता है, और परिवर्तनशील विधि में हमेशा शेष उसका डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। व्यवहारों का लेखांकन। स्थिर विधि में समस्त व्यवहार करंट अकाउंट में लिखे जाते हैं। साझेदार के मध्य में लाभ का बंटवारा। साझेदारों के मध्य लाभ बंटवारे को लाभ को ज्ञात करने के लिए व्यापार में एक मुख्य खाता बनाया जाता है, लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नाम मात्र खाता है, और नाम मात्र खाते की विशेषता ये होती है इसमें लाभ और हानि निकलती है। और नाम मात्र खाते की हम परिभाषा पहले ही पढ़ चुके हैं। समस्त व्यय और हानियों को डेबिट किया जाता है, समस्त आय और लाभ
को क्रेडिट किया जाता है। इसके क्रेडिट पक्ष में प्रॉफिट आएंगे और डेबिट पक्ष में लॉस हो जाएंगे। इस खाते के अनुसार ये लाभ हानि होता है, इस लाभ और हानि का नियोजन खाता कहता है। ये एक नाम मात्र खाता है। इस खाते लाभ हानि खाते की तरह बनाया जाता है। यह लाभ हानि खाता का विस्तार है। इस खाते के क्रेडिट पक्ष में चालू वर्ष का लाभ था आण। इस खाते के क्रेडिट पक्ष में शुद्ध लाभ आण पर ब्याज का लेखा था। डेबिट पक्ष में इस खाते के क्रेडिट पक्ष में चालू वर्ष का लाभ और पूंजी पर ब्याज आण पर ब्याज आता है, क्योंकि इस खाते क्रेडिट पक्ष में लाभ होता है और लाभ व्यापार में आण पर ब्याज वही उनको मिलता है, बाकी कुछ नहीं है। और डेबिट पक्ष में शुद्ध हानि, पूंजी पर ब्याज और साधारण को सैलरी मिली, कमीशन मिला वो आएगा और रिजर्व में ट्रांसफ़र करते वो आता है। और अंतर होता है वो लाभ उन पार्टनर के अपने अनुपात में लाभ विभाजित कर दिया जाता है। यह लाभ हानि नियोजन खाता। इसका क्रेडिट ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट में, अगर नेट लॉस हुआ तो डेबिट पक्ष में आएगा। उसके बाद आण पर ब्याज है तो आएगा, आण नहीं आएगा। आण पर ब्याज होता है तो आण पर ब्याज इनकम है, इसलिए क्रेडिट पर आएगी। पूंजी पर ब्याज व्यापार के लॉस है, इसलिए डेबिट पक्ष में आएगा। पार्टनर को सैलरी व्यापार के लॉस है, इसलिए डेबिट पक्ष में आएगा। कमीशन दिया तो व्यापार के लॉस है, वह भी डेबिट पक्ष में आएगा। और रिजर्व में कोई पैसा हम ट्रांसफ़र करते हैं, व्यापार में पूरा पैसा बांटते नहीं, कुछ पैसा रिजर्व के रूप में रखते हैं, तो वो भी डेबिट पक्ष में आएगा। अगर क्रेडिट पक्ष ज़्यादा है, उसके बाद अगर क्रेडिट पक्ष ज़्यादा रहता है, योग ज़्यादा होता है और डेबिट पक्ष की योग कम है, तो उसका शेष रहता है वो पार्टनर को लाभ होता है, वो पार्टनर लाभ अपने अनुपात में बांट देंगे। अगर डेबिट ज़्यादा है योग और क्रेडिट कम है तो हानि होगी और हानि पार्टनर में बांटी जाएगी। हानि होती है तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट पक्ष में जाएगी और लाभ होगा तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट पक्ष में जाएगा। कुछ आपको इसमें लाभ और नियोजन संबंधित कुछ पॉइंट दे रखे, नोट दे रखे। यदि प्रश्न में किसी मत को चार्ज करने के बाद देगा, कभी भी प्रश्न में ये आता है कि उनको सैलरी करने के बाद दे रखा है, चार्ज करने के बाद देना है, तो वो सैलरी आपको नहीं लिखनी है। तो लिखा है ए बी को वेतन देने के बाद इतना लाभ दे रखा है तो वेतन आपको और लाभ और नियोजन में नहीं लिखना, लेकिन साझेदार के पूंजी खाते में इस मद को लिखा जाएगा। वो वेतन साझेदार के पूंजी खाते में आएगा, परंतु लाभ और नियोजन खाते में नहीं आएगा। यूँ लिखा होगा कि ए को वेतन देने के बाद इतना लाभ है, तो ए का वेतन लाभ और नियोजन में नहीं लिखा है। यदि प्रश्न मद में ये चार्ज लाने से पूर्व दिया है तो इसका लेखा, पूर्व देर का है तो आपको बिफोर देर का है तो उसको लिखना है। निम्न मदों का प्रभाव मानी जाएगी लाभ हानि खाते में लिखी जाती है। अगर कुछ बहुत सारे मद ऐसे होगी जो लाभ हानि देर की सवाल में, इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना होगा, पहले उसका समायोजन प्रॉफिट एंड लॉस में करने के बाद इसमें लिखना है। मैनेजर का कमीशन, साझेदार ऋण पर ब्याज, भवन का किराया, व्यापार चलाना जो भी व्यय हुआ वो आप पहले उसमें लिखना है, उसके बाद उसमें लिखा जाएगा। अब अपन जनरल प्रविष्टि पढ़ते हैं। एक जनरल प्रविष्टि पढ़ते हैं। पहली प्रविष्टि है आपको पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज के बारे में हम पढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज व्यापार के लिए व्यय, तो इसके डेबिट पक्ष में आएगा। और पूंजी पर ब्याज पार्टनर को मिलेगा, जैसे पार्टनर के किस पक्ष में आएगा, क्रेडिट पक्ष में आएगा। दूसरी मत दे रखी है, इस पूंजी पर व्यय हुआ उसको लाभ हानि नियोजन खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो लाभ हानि नियोजन खाते किस पक्ष में व्यय जाता है, हमेशा डेबिट पक्ष में। तो ये डेबिट पक्ष में लाभ हानि नियोजन खाते में ट्रांसफर कर दिया, फिर डेबिट में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये पूंजी खाता स्वतः ही समाप्त बंद हो गया। ठीक है। दूसरा है आण पर ब्याज। आण पर ब्याज से आण पर पार्टनर को देना पड़ता है, इससे उसकी पूंजी कमी होती है, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और व्यापार के लिए वो इनकम है, इसलिए व्यापार को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और आण पर ब्याज व्यापार के लिए क्या है, फायदा है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के किस पक्ष में जाएगा, क्रेडिट पक्ष में जाएगा। और ये ड्राइंग अकाउंट स्वतः ही बंद हो गया। फिर साझेदार को वेतन, कमीशन कुछ मिलता है तो
वो भी व्यापार साझेदार को वेतन या कमीशन मिलता है तो वो भी व्यापार के लिए व्यय है, तो व्यय हमेशा किस पक्ष में आते हैं, डेबिट पक्ष में। और साझेदार को मिलते हैं, इसके लिए उनकी पूंजी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और ये लाभ प्रॉफिट एंड लॉस के अप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाएंगे, व्यय हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाते हैं। अगर कोई रिजर्व है उसको हम ट्रांसफर करते हैं, कोई रिजर्व ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, कोई रिजर्व हमें ट्रांसफर किया जाता है, तो रिजर्व हमेशा संचय होता है और संचय हमेशा लाइबिलिटीज होती है, वो हमेशा लाइबिलिटीज पक्ष में जाएगा बैलेंस शीट में, इसलिए हम क्रेडिट करेंगे, इसके लिए हम इसको क्रेडिट करेंगे और प्रॉफिट उतना कम करेंगे, इसलिए डेबिट होगा। उसके बाद लाभ और हानि होगी, उस हानि को, लाभ और हानि को हम बांटेंगे। लाभ होगा तो पार्टनर के क्रेडिट पक्ष में चला जाएगा और हानि होगी तो पार्टनर के किस पक्ष में चला जाएगा, डेबिट पक्ष में चला जाएगा। साझेदार की पूंजी विधि दो प्रकार से बनाई जाती है, एक तो स्थिर है और परिवर्तनशील में। अगर स्थिर विधि है तो बाकी सभी व्यवहार किस में जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। एक सवाल है, इसमें पढ़ते हैं, अजय और विजय 1 अप्रैल 2016 को साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ किया। अजय और विजय ने 1 अप्रैल 2016 को साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ किया। उनकी पूंजी क्रमशः 2 लाख और 3 लाख थी। साझेदारी संलेख में क्या क्या व्यवस्था थी, उनको पूंजी पर 10% ब्याज देना था। अजय को मासिक 2000 किराया, मासिक 2000 वेतन देना है और विजय को 3600 रुपये वेतन वार्षिक देना है। एक मासिक और वार्षिक शब्द का हमेशा ध्यान रखना, इसको 24,000 वेतन देनी पड़ेगी, इसको वार्षिक 36,000 देनी पड़ेगी। और आहरण पर ब्याज देर का निकाल के 2,000 और 3,000। और वे लाभ जो बचेगा वो 3:2 में बांटेंगे। वर्ष दौरान उन्हें आहरण 30,000 और 40,000 किए। सभी उपभोग समायोजन करने से पहले फर्म को लाभ हुआ 2,45,000। अब इसका हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। अब ये लाभ हानि नियोजन खाता दे रखा है आपको, लाभ आपको मैंने बता दिया कि 2,45,000 लाभ दे रखा है। और पूंजी पर ब्याज उनको आपको निकालना है, 2 लाख और 3 लाख है, उसका 10%, 2 लाख का 10% होता है 20,000 और 3 लाख का 10% होता है 30,000। और आपको बताया कि मासिक इसको 2,000 सैलरी मिलती है तो 24,000 हुआ, इसको वार्षिक 36,000 मिलती है विजय को। और आहरण पर ब्याज निकाल के दे रखा है, तो इसकी योग हो गई 2,50,000 और व्यय हो गया 1,10,000, तो बचा लाभ कितना, 1,40,000। तो इस 1,40,000 को किस अनुपात में बांटेंगे, 3:2 में। ये 3:2 में बांट दिया गया है। और इसमें कोई समस्या है तो बता देना है मुझे मैसेज द्वारा। ठीक है, एक सवाल और दूसरा, के और आर 3:2 में लाभ विभाजित करते हुए साझेदार है। के और आर 3:2 में लाभ विभाजित करते हुए साझेदार है। उन्हें तय किया गया, उनको पूंजी पर 10% की दर से ब्याज, आहरण पे 5% की दर से ब्याज, व्यापार को संचालन के लिए के को वेतन 5,000 पर महीने। और 31/3 को समाप्त होने वर्ष को निम्न सूचना है भाई, 1/4/2016 की उसकी पूंजी थी 2 लाख। 1/4/2016 को आर की पूंजी है 1,20,000। 1/4/2016 को चालू खाते का शेष, अब यहाँ देखना क्रेडिट लिखा हुआ है 12,000 रुपये और इसका डेबिट है 4,000 रुपये। तो आप पार्टनर करंट अकाउंट बनाए को डेबिट और क्रेडिट का ध्यान रखना है। और के ने 10वें महीने में अतिरिक्त पूंजी लगाई 80,000। अब जब सैलरी पे पूंजी पर ब्याज निकालोगे तो इस एडिशनल कैपिटल को जो 6 महीने रहेगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उन 6 महीनों का भी 10% की दर से आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। चरण प्रश्न दीजिए, लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए और साझेदार की पूंजी को खाते बनाइए। और यह पूंजी खाता हमेशा स्थिर विधि से बनाया जाता है, स्थिर विधि से आपको लिखना है। तो पहले हम जनरल प्रविष्टि करेंगे। पहली बात उसने एडिशनल कैपिटल लगाई, वो पढ़ते हैं। ये पहली पूंजी होगी, इसने एडिशनल कैपिटल लगाई तो पूंजी बैंक में आई और इसका खाता क्रेडिट हो गया। ठीक है, दूसरी इसकी एंट्री इसके में उन दोनों ने आहरण किए, उन दोनों ने 20,000 रुपये ये आहरण किए, तो दूसरी प्रविष्टि होगी आहरण की हो गई।
फिर है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, उनकी पूंजी आपको दे रखी है, क्या की पूंजी 2 लाख और आर की पूंजी 1,20,000। अब 2 लाख का ब्याज 10% की दर से कितना होता है क्या के लिए 20,000। कितना हो गया 2 लाख का 10% कितना हो गया 20,000। और 80,000 उसने एडिशनल पूंजी लगाई है, उसका 4,000 ब्याज और हो गया, तो उसका क्या का ब्याज कितना हो गया 24,000। और आर ने 1,20,000 पूंजी लगाई, उसका 10% की ब्याज कितना होता है 12,000। तो इनके पूंजी खाते को इतना क्रेडिट किया गया और इसको पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्यय इसको क्या किया गया है डेबिट किया गया है। आहरण पर ब्याज 5% की दर से, सीधा कोई दे नहीं रखा है तो आपको सीधा 5% निकाल दो। आहरण पे पर 5% 20,000 का 1,000 रुपये, सिंपल है। और ये डेबिट हो गया, इनकी पूंजी इतनी कम पड़ेगी इसलिए डेबिट कर दिया इतने करंट अकाउंट को, और ये आहरण पर ब्याज आया इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। और आहरण किया है तो वो उनकी पूंजी कम पड़ेगी, इतने करंट अकाउंट में दोनों को डेबिट कर दिया, उतने तो दोनों करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब ये सैलरी होगी, एक को 5,000 रुपये महीने की सैलरी मिल रही है, क्या को साल भर की 60,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। अब इसके बाद में लाभ, जो लाभ हानि कैसे बांटेंगे उसमें लाभ हानि नियोजन खाता पढ़ेंगे, उसमें आपको बताएंगे। अब खाता बता रहे ये, फिर लाभ हुआ 1,34,000। ये लाभ हुआ 1,34,000, ये लाभ 1,34,000। ये लाभ 1,34,000। ये पूंजी पर ब्याज, ये इसकी सैलरी, ये उनका आहरण, और ये अंत में उनका बचा हुआ लाभ। एक 34 और एक 36 हो गए। ये इनका व्यय हो गया 36 और 60, बचा 40,000, जिसको किस अनुपात 3:2 में बांट दिया वो लाभ को। अब स्थिर विधि है इसलिए पार्टनर कैपिटल बनेगा और करंट भी बनेगा। कैपिटल में जो पहले उनकी पूंजी थी 2 लाख और 1,20,000, और इसने एडिशनल पूंजी लगाई वो आ गई, निकाली होती डेबिट में आती, नहीं निकाली है, तो इनकी ये पूंजी अंतिम शेष रही। और पार्टनर करंट अकाउंट, इसका आपको बताया हुआ था क्रेडिट शेष है, के का क्रेडिट है और आर का डेबिट शेष है। इनको मिला पूंजी पर ब्याज, इसको मिली सैलरी, और ये आहरण इन्होंने किया, और ये इनका आहरण पे ब्याज 1,000। तो इन दोनों का शेष निकालेंगे तो दोनों का क्रेडिट ज़्यादा है, तो इसका 99,000 क्रेडिट है, उसका 3,000 क्रेडिट है। तो दोस्तों आज हम पार्टनर कैपिटल में कुछ बातों का रिवीजन वापस कर लिया, जैसे 7,000 के पूंजी खाते कैसे बनाएं, स्थिर विधि से, परिवर्तनशील विधि से लाभ और नियोजन खाता कैसे बनाएं। तो कल अपन पढ़ेंगे पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज गणना करने की विधियाँ, ठीक है। इसमें आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज कैसे गणना करते हैं उसके बाद सवाल करेंगे। और आपको सवाल तो करने हैं, आंकिक के सवाल। जैसे आपको पहले कर दिए होंगे सवाल, तो आपको करना है वापस एक बार रिवीजन। अंकी का पहला कर देना, दूसरा कर देना। इसमें कोई समस्या है तो मुझे कांटेक्ट कर सीधा आप, ठीक है। अंकी का तीसरा भी कर ले, हो जाएगा। आपको नहीं आया तो मुझे कांटेक्ट करें या मैसेज करें, मैं क्या समस्या आई वो समस्या का मैं समाधान कर दूंगा, ठीक है। ओके, आगे अपन पढ़ेंगे। और एक बार इसको रिवीजन फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद नया पार्ट स्टार्ट करते हैं। 1-2 दिन में इसको रिवीजन करके ख़त्म करते हैं, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है अपने पार्ट। ओके।